हेलो लिसनर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कल हम चैप्टर 2 पढ़े थे। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग जानते हैं। द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise, but that may affect its performance. Business environment means sum total all individual institutions and other forces are outside the control the business। वैसा कोई भी फोर्स जो कि बिजनेस को कंट्रोल करता हो, इन वही जो हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता हो, वो हो गया हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, इसका कुछ फीचर है, उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। Business environment is the sum total of all things external of business firm and as such is एग्रीगेटिव इन नेचर। मतलब ये हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब बाहर का जितना भी फोर्स, बाहर का जितना भी चीज़ है जो अफेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, वो हो गया हमारा तो एक्सटर्नल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स बोले तो सच एज इन्वेस्टर्स हो गया, कस्टमर हो गए, कंपटीटर हो गए, सप्लायर हो गए, ये सब हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे वर्किंग में अफेक्ट करते हैं। जनरल फोर्सेस सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। मतलब जो हमारा सोशल कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, लीगल कंडीशन जो है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन है, ये सब हो गए हमारे जनरल फोर्सेस। इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट एलिमेंट और पार्ट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। मतलब जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है और इसका जो पार्ट्स है वो सारे इंटर रिलेटेड। मतलब एग्जाम्पल समझते हैं इसको। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपुल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मेनी हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, फैट फ्री कुकिंग ऑयल एंड हेल्थ रिसोर्ट। मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है उसके बारे में अगर हम बता दिए कि ये आपका लाइफ को इंक्रीज़ करता है, तो इसका जो है डिमांड बढ़ जाता है। उसी का बात हो रहा है यहाँ पे। अब डायनेमिक नेचर। बिजनेस environment is dynamic in that it keep on changing, whether in term of technological improvement, shift in consumer performance or entry of new competition in the market। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट जो है डायनेमिक होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अनुसार अपने आप टेक्नोलॉजी को भी चेंज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। वहाँ का जो मार्केट कंपटीशन है उसके आधार पे हमको अपना खुद का जो भी टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करना पड़ेगा। अनसर्टनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ लार्जली अनसर्टेन as it is very difficult to predict future happening, especially when environment change are taking place too frequently as in the case of information technology or fashion industries। मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में क्या होगा ये अनसर्टेन है, हम लोग को पता तो होता नहीं है आगे क्या होगा, क्या चेंजिंग होंगे, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर फैशन इंडस्ट्री में, इसमें ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी। Since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources, it became difficult to comprehend at once what exactly constitute a given environment। मतलब हुआ कि कंडीशन जो है इंटर रिलेटेड होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, और उसका जो सोर्स है, इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड एट वंस व्हाट एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट्स ए गिवन इन्वायरमेंट। मतलब डिफ़िकल्ट होता है कि कैसे इन्वायरमेंट हमसे क्या डिमांड है, मतलब कैसे क्या करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट में जो है बने रहेंगे, सोसाइटी में बने रहेंगे। अब रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। और देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंट चेंज होते रहता है कंट्री टू कंट्री में, रीजन टू रीजन में भी। पॉलिटिकल कंडीशन इन द यूएसए फॉर इंस्टेंस डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना और पाकिस्तान। पॉलिटिकल कंडीशन जो है यूएसए का बहुत ही अलग है किसी तो चाइना से या फिर पाकिस्तान से। Similarly, demand for sari may be fairly high in India, whereas it may be almost non-existent in France। मतलब साड़ी का जो डिमांड है
इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सारे वुमेन बहुत पहनते हैं। लेकिन इसी का डिमांड फ्रांस में क्या है? बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजर कैन बी अप्रिसिएटेड इफ़ वी कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो समझते हैं। पहला, if it enable the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage। मतलब अपॉर्चुनिटी को जो है पता चलता है फर्म को। अपॉर्चुनिटी रेफर टू पोजीशन पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंज दैट विल हेल्प ए फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। मतलब देखिए, जो चेंज हो रहे हैं, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो हमको पता चलता है, और ये इसके कारण जो है फर्म का जो है इम्प्रूवमेंट होता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट मिलता है। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ये जो इन्वायरमेंटल बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये आइडेंटिफाई करता है किस चीज़ को, तो थ्रेट, क्या बाधा आने वाला है, उसके बारे में वार्निंग मिलता है, वो वार्निंग देता है। अब थर्ड मोस्ट, इट हेल्प इन टैपिंग it helps in tapping useful resources। Environment is a source of various resources for running a business। Environment को जो है बहुत सारे resources का ज़रूरत होता है बिजनेस चलाने के लिए। To engage in any type of activity, a business enterprise assembles various resources called input like finance, machines, raw material, power and water, labor, etc. From its environment include financiers, government and suppliers। हमारे बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत होता है, तो फाइनेंस का, मशीन का, रॉ मटेरियल का, पावर का, वाटर, लेबर, etc। फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, इसमें इन्वायरमेंट क्या क्या इंक्लूड होता है, फाइनेंसर, गवर्नमेंट आ जाते हैं इसमें, सप्लायर्स, जो ये सब जो है हमारा ज़रूरत है बिजनेस के लिए। इट हेल्प इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अब जो लगातार चेंज होते हैं उसको कॉपी कर रहे हैं। टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक वेयर चेंज आर टेकिंग प्लेस एट ए फास्ट पेस। मतलब यहाँ पे जो चेंज है बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। इट इज़ नॉट द फैक्ट ऑफ चेंज इट सेल्फ इट दैट इज सो इम्पोर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंज। Prevalent market conditions, less brand loyalty, division and subdivision of markets, more demanding customers. Rapid change is technology and intense global competition are just a few of the images used to describe today's business environment। मतलब जो चेंज हो रहे हैं उसको हम मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू जो है आसानी से कॉपी कर पाते हैं, उसको सीख पाते हैं कैसे किसको इम्प्रूव करना है, इसको कैसे समझना है। इट हेल्पिंग असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये हेल्प करता है। सिंस द इन्वायरमेंट इज ए सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ फॉर ए बिजनेस इंटरप्राइज। ये इन्वायरमेंट जो है एक अपॉर्चुनिटी के लिए के जैसा भी है और थ्रेट्स भी है। इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन, प्लानिंग और ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए, ये जो है इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन, इसमें इसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं और इसको अगर अच्छे से एनालाइज कर देते हैं तो ये जो न्यू एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग करने में सही आसानी हो जाता है, उसको गाइडलाइंस देने में आसानी हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, ये हेल्प करता है हमको अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी। अब डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। Dimension of or the factors constituting the business environment include economic, social, technological, political and legal conditions which are considered relevant for decision making and improving the performance of an enterprise। देखिए, डायमेंशन और फैक्टर्स बोले तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इंक्लूड होते हैं क्या क्या है, तो इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल कंडीशंस आते हैं जो कि हमारे रिलीवेंट होते हैं हमारे लिए। कहाँ पे, तो डिसीजन, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का बात आता है, जहाँ पे हमको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इंटरप्राइजेज के लिए। ए ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स कंस्टिट्यूटिंग द जनरल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज गिवन बिलो। अब क्या क्या फैक्टर हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट्स, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम of people, stock market indices, and the value of rupee are some of the economic factors that can affect management practices in a business enterprise। देखिए,
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट रेट हो गए, इन्फ्लेशन रेट्स हो गए, चेंज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपुल, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज हो गए, रुपीज़ का वैल्यू है, वो सब हमारा इकोनॉमिक मार्केट में आते हैं। तो ये हमारे इंटरप्राइज बिजनेस इंटरप्राइजेज के लिए बहुत ही अफेक्ट करता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। इस तरह से जो हमारा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड को बहुत ही अफेक्ट करता है, सर्विस को डिमांड को अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट। द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यू, सोशल ट्रेंड, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिजनेस सिटीजन। देखिए सोशल इन्वायरमेंट बोले तो इसमें क्या क्या आते हैं, सोशल प्रोसेस जैसे कि जो कस्टम चल रहा है, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, जो वैल्यूज हैं, सोशल ट्रेंड्स जो हैं, सोसाइटी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन करता है, ये सब। ट्रेडिशन डिफाइन सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स और इवन सेंचुरी, जो बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, प्रैक्टिस, सोशल प्रैक्टिस, वही सब आते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। Technological environment includes forces relating to scientific improvement and innovation which provide new way of producing goods and service and new methods and techniques of operating a business। देखिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब क्या, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना, जैसे कि क्या, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन, नया नया इनोवेशन जो हो रहा है वो सब आ जाएंगे इसमें। अब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। Political environment includes political conditions such as general stability and peace in the country। मतलब जो जनरल स्टेबिलिटी है, नॉर्मल चल रहा है, कंट्री में शांति बना हुआ है। एंड अ स्पेसिफिक एटीट्यूड दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड टुवार्ड्स बिजनेस। अब जो गवर्नमेंट आया है वो कैसा, उसका रूल कैसा रहेगा, वो सब हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ गए। द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशंस इन बिजनेस सक्सेस लाई इन द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अंदर स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन। अगर पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल है तो हमको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, आराम से जैसे स्मूथली चल रहा था वैसे ही चलेगा। अगर पॉलिटिकल में कुछ चेंज आ गया, इलेक्शन हुआ, पार्टी चेंज हो गए, गवर्नमेंट चेंज हो गए, तो उनका अपना रूल आएगा, उनका अपना रूल रेगुलेशन आएगा, तो इसके अनुसार से हमको अपना बिजनेस इन्वायरमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हमारे लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। Legal environment. Legal environment include various legislations passed by the government, administrative order issued by the government authorities, court judgment, as well as the decision rendered by various commission and agencies at every level of गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। देखिए लीगल इन्वायरमेंट बोले तो जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है बिज़नेस के लिए, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसके लिए, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो सर्विस है उसके लिए, वो सारा रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। अगर वो सारा रूल रेगुलेशन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लीगल इन्वायरमेंट भी हमको अफेक्ट कर सकता है, हमारे बिज़नेस को अफेक्ट कर सकता है। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया। The economic environment in India consists of various macro-level factors related to the means of production and distribution of wealth, which have an impact on business and industry। देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया जो है बहुत सारे मैक्रो लेवल फैक्टर रिलेटेड होते हैं, इसमें आते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये सब इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस और इंडस्ट्री पे। अब इसमें क्या क्या आते हैं, तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेज क्या है। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी विच रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखिए जब मिक्स्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों अफेक्ट करते हैं, दोनों का रोल इक्वल हो जाता है। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसी में जो है गवर्नमेंट इंक्लूड आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी सारे। इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर प्लान, एनुअल बजट्स एंड सो ऑन। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या आ जाता है, 5 ईयर प्लान आ जाते हैं, एनुअल बजट आ जाते हैं और भी बहुत सारे ऐसे। इकोनॉमिक इंडिसेस लाइक नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रेट एंड ग्रोथ ऑफ GNP, पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजल पर्सनल इनकम, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सो ऑन। मतलब ये सारे जो हैं
इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया हैज़ बीन स्टेडली चेंजिंग मेनली ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है इंडिया का वो गवर्नमेंट पॉलिसी से चेंज होता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज मेनली एग्रीकल्चर एंड रूरल इन कैरेक्टर। मतलब जब मेरा देश आज़ाद हुआ था उस समय ज़्यादातर मेरा जो कंट्री के लोग थे डिपेंडेंट क्या किस पे थे, तो एग्रीकल्चर पे। अबाउट 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉय इन एग्रीकल्चर। मतलब लगभग 70% ऑफ पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करते थे। अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग इन द विलेज। और 85% ऑफ पीपल जो थे विलेज में रहते थे, टाउन में नहीं रहते थे। प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट यूजिंग इरेशनल लॉ प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी। और प्रोडक्शन जो होता था उस समय बहुत ही इरेशनल टाइप का होता था, लो प्रोडक्टिविटी होता था, सही टाइप का प्रोडक्ट भी क्वालिटी नहीं रहता था। कम्युनिकेबल डिजीजेज वेयर वाइड स्प्रेड, मोर्टेलिटी रेट वेयर हाई। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलने वाले डिजीज थे वो बहुत ही जल्दी फैल जाते थे। दिज वाज नो गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। और उस टाइम में गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी नहीं हुआ करता था। In order to solve economic problems of our country, the government took several steps, including control by the state or of certain industries, central planning, and reduce importance of the private sector। देखिए इसी सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सेवरल स्टेप लिए, जिसमें कि सर्टन इंडस्ट्रीज, सेंट्रल प्लानिंग लिया गया, रिड्यूस इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर का जो इम्पोर्टेंस था वो उसको घटाया गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया डेवलपमेंट प्लान वेयर, क्या क्या था ऑब्जेक्टिव मेन, पढ़ते हैं उसके बारे में। इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है रैपिड बढ़ाने का था। और रहने का वहाँ का जो पीपल का स्टैंडर्ड था उसको बढ़ाना था। बिकेम सेल्फ रिलायंट and set up a strong industrial base with emphasis on heavy and basis industries। मतलब बहुत सारा इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने का प्रयास था। रिड्यूस इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनइक्वलिटी और इनकम जो था वेल्थ का था उसको रिड्यूस करना था। मतलब जो भी इनकम था उसको इक्वली सारे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होना था। एडप्ट ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, सोशलिस्ट पैटर्न को लेना था। मतलब सबको इक्वल मानना था। ऐसा नहीं कि कोई गरीब कोई अमीर, ऐसा कुछ नहीं, कोई ये कास्ट के आधार पे नहीं करना था, उस तरह का कुछ नहीं, सबको इक्वल मानना था। ऑटोमेटिक परमिशन वाज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी को अलाउ कर दिया था कि आप इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं, अपना एस्टेब्लिशमेंट लगा सकते हैं। Foreign investments promotion board was set up to promote and channels for foreign investment in India, channelize foreign investment in India। मतलब FIPB बनाया गया, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया गया जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा रहा था। In essence, this policy has sought to liberate industry from the shackles of the license system, जिसको कि लिबरलाइजेशन बोला जाता था। ड्रेस्टिकली रिड्यूस द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का रोल को जो घटाया गया उसको प्राइवेट मतलब घटाया गया प्राइवेटाइजेशन। एंड इनकरेज फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडिया, फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो इंडिया में बढ़ाया गया उसको ग्लोबलाइजेशन बोला गया। पढ़ते हैं लिबरलाइजेशन क्या है। द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट were introduced were aimed at liberalizing the Indian business and industry from all unnecessary control and restrictions। मतलब जितने भी पहले रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, कंट्रोल हुआ करते थे, उसको कम कर दिया गया जो कि अननेसेसरी था, ज़रूरत नहीं था। लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू, क्या क्या हुआ, एवलाइजिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सेप्ट शॉर्ट लिस्ट। मतलब जितना भी पहले रूल रेगुलेशन हुआ करता था, लाइसेंस लेना, ये वो करना, वो सब हटा दिया गया। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, फ्रीडम मिल गया कि आप किस टाइप का बिजनेस स्केल रख सकते हैं, क्या लेवल रहेगा, वो सब फ्रीडम दे दिया गया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ करता था। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस के मूवमेंट में सारा जितना भी रिस्ट्रिक्शंस था हटा दिया गया। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विस, गुड्स और सर्विस जैसे आपका प्रोडक्शन था उसके अनुसार आप अपना प्राइस फिक्स कर सकते हैं, इसमें फ्रीडम दे दिया गया। रिडक्शन इन टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, रिड्यूस टैक्स रेट जो है घटा दिया गया और अननेसेसरी कंट्रोल जो था उसको
ख़त्म कर दिया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एकदम सिंपल प्रोसेस बना दिया गया। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, और ऐसे इतना ईजी बना दिया गया कि फॉरेन कैपिटल को भी अट्रैक्ट कर सकते थे, इंडिया में टेक्नोलॉजी अपना लगा सकते थे। और प्राइवेटाइजेशन, द न्यू set of economic reform aimed at giving greater role to the private sector in the nation building process and a reduced role to the public sector। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का मेन रोल था क्या कि प्राइवेट सेक्टर को जो है मतलब इमेज में लाना, मतलब उसको पावर देना। दिस वाज ए रिवर्सल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी परस्यूड सो फार बाय इंडियन प्लानर। ये बहुत ही काम कर गया। टू अचीव दिस द गवर्नमेंट redefined the role of the public sector in the new industrial policy of 1991, adopted the policy of planned divestment of the public sector and decided to refer the loss-making and sick industries to the Board of Industrial and Financial Reconstruction। मतलब जो लॉस मेकिंग कंपनी था, जो कम मतलब सिक, एक तरह समझिए कि जो इंडस्ट्री बीमार, मतलब बीमार बोले तो सही से चल नहीं पा रहा था, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट यूज्ड हर मीन्स ट्रांसफर इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब डिसइन्वेस्टमेंट मतलब बोले तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। इट रिजल्ट इन डायलेशन टू of stake of the government in the public enterprises. If there is dilution of government ownership beyond 51%, it would result in transfer of ownership and management of the enterprises to the private sector। मतलब अगर गवर्नमेंट 51% से कम शेयर रखता है किसी भी कंपनी में तो वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। अब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमरजेंस ऑफ ए cohesive global economy। Till 1991, the government of India had followed a policy of a strict regulation import in value and volume term। मतलब 1991 से पहले इंडिया में बहुत सारे रूल रेगुलेशन हुआ करते थे, इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, कुछ के लिए भी। मतलब फॉरेन से जो भी लोग थे वो आ नहीं पाते थे यहाँ पे, अपना बिजनेस नहीं कर पाते। दीज रेगुलेशंस वेयर विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइसेंस ऑफ इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे। द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एम्ड एट ट्रेड लिबरलाइजेशन वेयर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू rationalization of the traffic structure and reform with respect to foreign exchange so that the country does not remain isolated from the rest of the world। मतलब ये सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए, आप जितना भी इम्पोर्टेंट लाइसेंस नहीं लेना पड़ता था। इस कारण से जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ गए थे और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होने लग गए थे अपने कंट्री से। So this has been made possible by the rapid advancement in technology and liberal trade policy of government। इस कारण से जो है रैपिड मतलब ग्रोथ होने लगा टेक्नोलॉजी में भी, और गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है वो भी काम आ गया। थ्रू द पॉलिसी ऑफ 1991, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूव्ड द कंट्री टू दिस ग्लोबलाइजेशन पैटर्न। इस तरह से जो है गवर्नमेंट अब मूव कर गया था ग्लोबलाइजेशन पैटर्न पे। अब फिर क्या हुआ था, नोटबंदी जानते होंगे आप लोग, जिसको कि हम डिमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन November 8, 2016 विथ परफॉर्म इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही भयंकर। द टू लार्जेस्ट डिमोनेटाइजेशन नोट्स 500 and 1000 were demonetized with immediate effect, ceasing to be legal tender except for a new few specified purpose such as पेइंग यूटिलिटी बिल्स। मतलब 5000 1000 का नोट को जो था बंद कर दिया गया था। दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड। मतलब 86% ऑफ मनी जो था 500 और 1000 का नोट मतलब सर्कुलेशन में नहीं था, सब मतलब ब्लैक मनी के रूप में रखा हुआ था। द पीपुल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक विच कैम अलॉन्ग विद द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन कैश विड्रॉवल। मतलब जिसके पास भी पुराना वाला 500 और 1000 का नोट था वो बैंक में जाके जमा करना था, और कैश विड्रॉवल पे भी लिमिट लगा दिया गया था। आप लोग भी जान रहे होंगे इस बारे में, आप लोग को खुद भी देखे होंगे। इन अदर वर्ड्स, रिस्ट्रिक्शन वेयर प्लेस ऑन द
कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कन्वर्टेबिलिटी पे भी और बैंक डिपॉजिट पे भी। द एम ऑफ मतलब लिमिट में आने का मतलब था कि इस डेट फिक्स कर दिया गया, इस डेट के अंदर ही डिपॉजिट कर पाएंगे। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन, counterfeiting the use of high demonetization notes for illegal activity, and especially the accumulation of black money generated by income that has not been declared to the tax authorities। मतलब और इसका मेन मोटिव ये था कि जो इलीगल नोट थे, मतलब नकली नोट, उसका भी पता चल रहा था और जो ब्लैक मनी थे वो भी बाहर आ रहे थे। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा? मनी इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन इन कैश, इंटरेस्ट मनी का इंटरेस्ट रेट जो था वो डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, मतलब कैश ट्रांजेक्शन घटने लग गया था। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज कर गया, इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सेविंग भी बढ़ गया। प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइन सिंस सम हाई डायमेंस डिमोनेटाइजेशन नोट्स वेर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस फेल, मतलब जो प्राइवेट वेल्थ था वो डिक्लाइन होने लग गया। पब्लिक सेक्टर वेल्थ नो इफेक्ट, पब्लिक सेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि पब्लिक सेक्टर का जो भी जैसे चल रहा था सब नॉर्मली चल ही रहा था। डिजिटाइजेशन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अमॉन्गेस्ट न्यू यूजर इंक्रीज, मतलब रुपए, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब का जो था डिजिटल ट्रांजेक्शन वो बढ़ गया था। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन, रियल एस्टेट का प्राइस जो वो डिक्लाइन हो गया। टैक्स कलेक्शन राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर, इनकम टैक्स में कलेक्शन जो था बढ़ गया था। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा गवर्नमेंट पॉलिसी का, उसके बारे में पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड ए डेफिनिट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ इंटरप्राइजेज इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन टर्म ऑफ मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। क्या हुआ? तो कंपटीशन बढ़ गया, इंक्रीज कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर का डिमांड बढ़ गया। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में भी चेंज होने लगा क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, फॉरेन से भी कंपनी आके यहाँ पे अपना प्रोडक्शन कर रहे थे, इसके कारण से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा था। नेसेसिटी फॉर चेंज की ज़रूरत था और उसके अनुसार पे काम भी हो रहा था। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए ही ज़रूरत था क्योंकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज हो रहा था। मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट को जितना जो ज़रूरत हो रहा था उसके अनुसार से काम भी हो रहा था। अब लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर को बजटरी सपोर्ट का लॉस हो रहा था क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन के कारण बहुत सारा प्राइवेट को सेक्टर को दे दिया गया था। In the new economic environment, the Indian enterprises have developed various strategies to meet the challenge of competition। अब जो है बहुत सारे इंडियन एंटरप्राइज को बहुत सारे स्ट्रेटजी बनाया गया इस चैलेंज को, इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए। सो आपका ये थर्ड चैप्टर भी ख़त्म हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट। और आपका ये नोट्स जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है, जानते ही हैं आप। अनपैरेलल टेलीग्राम पे आपको अनपैरेलल बोल के एक चैनल मिल जाएगा, उस पर आप सब्सक्राइब करके आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास फिर हम कल लेंगे और आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।